हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, उन सभी डेरिवेशन को हम लोग बहुत आसान तरीके से कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है, आज हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, तो पहला हम लोग देख चुके हैं। दूसरा नंबर आज देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, एक हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव की रचना क्या होती है, एक होता है आपका -q आवेश होता है और एक जो आवेश होता है +q आवेश होता है, +q आवेश होता है और दोनों एक दूसरे के क्या होता है, अल्प दूरी पर स्थित होता है। यानी कि दोस्तों इसको अगर बनाना चाहे इस तरह से -q आवेश होगा पहला नंबर और दूसरा आपका होता है +q आवेश, दोनों अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, दोनों अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए तो सेंटर पॉइंट होता है, इसको लिखेंगे A और ये होता है B पॉइंट। यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट O से इसके बीच की जो दूरी होता है, यहाँ से कितना दूरी होता है, L दूरी होता है और यहाँ से इसके सेंटर से B बिंदु के बीच की दूरी, यह भी दूरी क्या होता है, L होता है। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर देखा जाए तो A से B के बीच की दूरी कितना होता है, 2L होता है। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की रचना कैसी होती है, एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, यानी कि दोस्तों जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका जो ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एक -q आवेश होगा तो दूसरा +q आवेश होगा। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उसके अक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे फाइंड किए थे। आज हमें ज्ञात करना है इसकी निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय का मतलब होता है इस AB अक्ष के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 अंश के कोण पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो दोस्तों करते हैं, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा बनाने में। यहाँ से आपका वैद्युत द्विध्रुव है दोस्तों। यहाँ से हमें निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति मतलब यहाँ पर होगा P पॉइंट इसके लंबवत, यानी दोस्तों इसके लंबवत हमें ज्ञात करना है बिंदु O से लंबवत। यहाँ पर P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितना दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक R दूरी पर बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर P बिंदु है, तो यहाँ से इसको हम मिला सकते हैं और यहाँ से भी इसको हम मिला सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। ये आपका +q आवेश है, यहाँ से आपका एक त्रिभुज बन जाता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है -q आवेश से बाहर की तरफ होता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। तो दोस्तों इस माइनस आवेश के कारण इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी दोस्तों अब करेंगे क्या, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, यानी कि -q आवेश से क्या होती है, अंदर की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और +q आवेश से बाहर की तरफ होता है, इसी दिशा में होगा। यानी कि इसको अगर E1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आपको E2 मान लेते हैं, यानी कि इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा बाहर की तरफ E1 होगा और -q आवेश की जो दिशा होगा P से अंदर की तरफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो +q आवेश होता है तो इसकी वैद्युत बल रेखा क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है। यानी कि दोस्तों +q से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा। तो +q से बाहर की तरफ गया है। अगर यही आपका अगर -q होता है तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है, इसके लिए अंदर की तरफ होती है। इतना आपको क्लियर है, यानी कि माइनस से अंदर की तरफ होती है। तो माइनस है तो अंदर की तरफ बनाया गया है और प्लस है तो बाहर की तरफ है। अब हमें बिंदु P पर ही ज्ञात करना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले, माना एक द्विध्रुव AB
दोनों के बीच की दूरी 12 है। एक आवेश है -q और दूसरा है +q आवेश, और इसके सेंटर से दूरी कितनी है, l दूरी है। और यहाँ से O से स्मॉल r दूरी पर इसके लंबवत एक बिंदु P लिया गया है। लंबवत का मतलब निरक्ष स्थिति में बिंदु P लिया गया है, जहाँ पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं कि जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज APO या AOP और दूसरा त्रिभुज POB बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पर लंबवत है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल होगा, और यह भी कोण आपका 90 अंश होगा, 90 अंश कोण होगा। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखना चाहे तो इस त्रिभुज में पहली भुजा की लंबाई पता है, A भुजा की लंबाई पता है, इस भुजा की लंबाई हमें नहीं पता है। तो इस भुजा की लंबाई अगर समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा कर के हम इस भुजा की लंबाई को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस भुजा की लंबाई फाइंड करते हैं। यानी कि दोस्तों दोनों जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु, ए भी सेम है दोनों। तो यहाँ से पहले इस भुजा की लंबाई निकालते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें दोस्तों कर्ण वाला हमें बड़ी भुजा कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। तो इसका मान रखेंगे, यानी कि PA का हमें निकालना है। तो PA का स्क्वायर, आधार क्या है AO का स्क्वायर, और प्लस लंब क्या है OP का स्क्वायर। इन सभी को मान को पुट करते हैं। AO है आपका L का स्क्वायर और OP है आपका क्या है स्मॉल r का स्क्वायर। तो दोस्तों PA इस बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा √L² प्लस r²। तो दोस्तों यह जो दूरी निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा, L² प्लस r²। सेम इसी प्रकार निकालेंगे तो यह भी दूरी आपका आएगा निकल करके √L² प्लस r²। इसमें भी हम त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज POB में लेंगे, सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो जितनी भुजा की लंबाई A पता होगा, सेम यह भी क्या होगा, इसका भी उतना ही लंबाई होगा। तो सेम यहाँ से हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से इसी प्रकार यहाँ से लिख सकते हैं PB बराबर कितना हो जाएगा √L² प्लस r²। यहाँ से हम निकाल चुके हैं। अब दोस्तों करना क्या है, इस एंगल को मान लेते हैं कितना है, थीटा है। तो यह भी कोण कितना होगा, थीटा कोण होगा। अब दोस्तों इस थीटा कोण हमें पता चल गया। तो जो E1 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला वाला है, दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इन दोनों का हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा। इसी पॉइंट को अगर यहाँ से अगर हम बनाना चाहे तो यहाँ से अगर दोस्तों बनाना चाहे तो यहाँ से आपका हो जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से इसको ड्रा करें। इसी पॉइंट को हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इधर की तरफ है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और अंदर की तरफ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हमें ज्ञात है। ये आपके क्षैतिज रेखा है। तो दोस्तों अगर यह कोण क्षैतिज थीटा एंगल है, तो अगर यहाँ से क्षैतिज रेखा ड्रा करें तो यह कोण भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। यानी कि संगत कोण से यह कोण भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला नहीं ऊपर वाला होगा, ए ऊपर वाला कोण आपका थीटा एंगल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ए वाला आपका थीटा एंगल हो गया। अगर हमें कोण पता है तो इस E1 का दो कंपोनेंट होगा। जो क्षैतिज वाला घटक होता है इसको कहा जाता है E1 cos थीटा, और इसी का जो लंबवत घटक होगा ये हो जाएगा E1 sin थीटा, और इसी का सेम E2 का भी क्षैतिज जो घटक होगा दोस्तों इसी पर आ जाएगा E2 cos थीटा। इसी का लंबवत इधर की तरफ हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। यानी दोस्तों कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए करेंगे क्या, उसका जो क्षैतिज वाला के साथ होता है E1 cos थीटा, यानी क्षैतिज भुजा के साथ cos थीटा ले जाता है, और उसी के लंबवत लेंगे तो sin थीटा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो E1 sin थीटा है और जो E2 sin थीटा है एक दूसरे के क्या है, विपरीत हो जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। लेकिन E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है,
इसलिए जुड़ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण आगे, न कि E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा के कारण आएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। जब कोई चीज़ विपरीत डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो दोस्तों इतना पॉइंट आप नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से हम लोग कन्फर्म कर चुके हैं कि यहाँ से लिख भी सकते हैं, चूँकि E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में है इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। इसलिए परिणामी बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, E बराबर परिणामी है, पहला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इतना हो जाएगा क्योंकि निरस्त हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, E1 का मान इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों सेम वही प्रोसेस करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और दोस्तों अगर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है तब। अब दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, आवेश क्या है Q, बट्टे इसके बीच की दूरी कितना है, √L² प्लस R², यानी कि L² प्लस R² हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो दिशा होगा B से P की ओर होगा, यानी कि जो दिशा लिख सकते हैं, दिशा BP की ओर होगा, क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा भी हमें दिखाना पड़ेगा। सेम अब लिखेंगे माइनस प्लस Q हो गया, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब निकालते हैं E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बट्टे इसके बीच की दूरी सेम वही है, √R² प्लस L² का यहाँ से क्या होता है, होल स्क्वायर। दोस्तों होल स्क्वायर कर लेंगे, सेम वहाँ पर L² प्लस R² का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इसी मान को समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इस चित्र को हम मिटा रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब दोस्तों करेंगे समीकरण 2 तथा 3 का मान, समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे 2 और 3 का मान इसी में। तो दोस्तों यहाँ से E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और दोस्तों यहाँ से अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा Q बट्टे L² प्लस R², फिर प्लस E2, यानी कि प्लस क्या है इसमें, cos थीटा भी है, यानी दोस्तों cos थीटा है प्लस। यहाँ से A मान रखेंगे, इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बट्टे सेम यही हो जाएगा R² प्लस L² cos थीटा। दोनों चीज़ क्या है, सेम है, तो यहाँ से अगर कॉमन हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
क्यू बट्टे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में 1 + 1 बचेगा, यानी कि दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कितना हो जाएगा 2q बट्टे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और साथ में क्या है दोस्तों, यहाँ से कॉस थीटा भी है, यानी कि दोनों में कॉस थीटा है, तो यह भी लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा 1 + 1। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों करते हैं इसके बाद हल। अब दोस्तों यहाँ से हमें एक और थीटा पता है, तो कॉस थीटा का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ पी में, यानी कि दोस्तों समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार यल है और कर्ण है √L² प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि ए ओ बट्टे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा ए पी, ए ओ का मान रख देंगे यल बट्टे ए पी का मान √L² प्लस आर स्क्वायर। यही मान को पुट करेंगे कॉस थीटा के स्थान पर, यानी कि दोस्तों कॉस थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से E बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q बट्टे L² प्लस आर स्क्वायर। और दोस्तों कॉस थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे यल बट्टे L² प्लस आर स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हम जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2qL, इसको लिखा सकता है L² आर स्क्वायर, और इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं L² प्लस आर स्क्वायर का 1/2। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस इसका कितना है, घात 1 है, दोनों आधार सेम होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2qL के स्थान पर क्या लिख देंगे P, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा L² प्लस आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1/2 1.5, यानी कि 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q × 2L होता है, इसी मान को Q × 2L के स्थान पर रख देंगे, यानी कि 2qL भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2qL के स्थान पर क्या रख देंगे P रख देंगे। अब दोस्तों हमें वही फैक्टर करना है यूज, जिसमें पिछले वीडियो में माने थे कि जो एल का जो मान है आर की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा यल को छोड़ देंगे, यानी कि दोस्तों लिखेंगे चूँकि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर, इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा बहुत छोटा हो गया, यानी कि L² इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर। इस कंडीशन में यल को क्या करेंगे नगण्य लेने पर, यल को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब होता है नगण्य मानने पर, यानी कि यल बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो यल का मान 0 यहाँ से रख देंगे। तो इसके आगे दोस्तों क्या आएगा ये देख लेते हैं। इसके आगे अगर हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ से E बराबर आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से दोस्तों P बट्टे L का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा P बट्टे R² के पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो दोस्तों E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बट्टे कितना हो जाएगा RQ। यही दोस्तों क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और दोस्तों इसमें जो हमने देखा था कि जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, तो दोस्तों अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में न रखा जाए, निर्वात अथवा वायु में रखा जाए, यदि निर्वात अथवा वायु माध्यम के लिए कितना हो जाता है के का मान 1 हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में के का मान निर्वात और वायु के लिए 1 हो जाता है, तो यहाँ से E बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 हो जाएगा तो P बट्टे क्या हो जाएगा RQ हो जाता है। यही आपका न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो जाता है, यही आपका मेन सूत्र है। और दोस्तों अच्छी स्थिति में हम लोग निकाले थे, E बराबर क्या निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के था के का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाता है 2P बट्टे RQ। ये आपका आता था अक्षीय स्थिति में, यानी कि दोस्तों अक्षीय
स्थिति में, ये भी आता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले भाग को स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, और साथ ही साथ अगर आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन आसानी से की जा सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।